पहला मेरा टारगेट होगा जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसको पर आया हुआ वो है आसिफ अली जरदारी। नवाज शरीफ, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए, आम जेल के अंदर डालेंगे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। शहबाज शरीफ को जरा थोड़ा सा प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं पूरा प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जरा ना उनकी स्लीपिंग पिल लेके रात को सोना पड़ेगा उनको, जो मैं करने जा रहा हूँ। नींद मुश्किल से आएगी। राना सुनाउल्लाह तुम्हें मूंछों से पकड़ के जेल में लेके जाऊंगा। सियासी इंतकाम, ये क्या होता है? हमें हर दौरे हुकूमत में ये लफ्ज क्यों सुनने को मिलता है? पाकिस्तान के सियासत में यही एक लफ्ज है जो बार बार सुनने को मिलता है, सियासी इंतकाम, सियासी इंतकाम। लेकिन ये इंतकाम कब शुरू हुआ? किसने किससे इंतकाम लिया? क्या तहरीक इंसाफ और नून लीग वाकई एक दूसरे को सियासी मैदान में हराने की बजाय जेल में डालने के लिए कोशा रही? यही आज की वीडियो में जानते हैं। दो 2018 में इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली और एहतसाब का नारा बुलाया। इस नारे के बाद जल्द ही एक एक करके नून लीग के मरकजी रहनुमा गिरफ्तार हो गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एवन फील्ड और अल अजीजिया केस में जेल भेज दिया गया। उनकी साहबजादी मरियम नवाज को भी जेल की हवा खाना। मुस्लिम लीग नून के सदर और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ आशियाना स्कीम में धर लिए गए। उनके बेटे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में भेज दिया गया। नून लीग के दीगर मरकजी रहनुमाओं जैसा कि ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, शाहिदा खान अब्बासी, एहसन इकबाल को भी पाबंदे सलासिल कर दिया गया। और भी कई नून लीगियों को जेल में डालने की रविश बरकरार रही। इसके अलावा साबिक सदर और पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी, जो उस टाइम पीपल्स पार्टी के शरीफ चेयरमैन भी थे, उन्हें भी जाली बैंक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया गया। वो कई माह नैब की हिरासत में रहे। आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को भी जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के वक्त वो सिंध असम्बली की रुकन थी। उस वक्त पीटीआई के तमाम रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि ये सब करप्ट है और इदारे इनके खिलाफ आजादाना काम कर रहे हैं, जबकि नून लीग कहती रही ये सब सियासी इंतकाम है और मखसूस बयानिए को मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद क्या हुआ? 2022 आ गया, वक्त ने करवट ले ली। नून लीग ने पीडीएम के इत्तेहाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत खत्म कर दी तो कहानी ने पलटा खाया। अब पीटीआई की बारी आ गई। साबिक वजीर आजम इमरान खान को तोशा खाना और अल कादिर ट्रस्ट केस में जेल भेज दिया गया। शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी, असद उमर, आजम सवाती, परवेज इलाही भी जेलों में कैद कर दिए गए। इसके बाद 9 मई का सानिया हुआ और हजारों वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नून लीग कहती है 9 मई को रियासती इदारों पर हमला हुआ, कानून हरकत में आया और उसने एक्शन किया, जबकि पीटीआई का दावा है ये सब एक खौफ की फिजा कायम करने के लिए और इमरान खान को सियासत से बाहर रखने की कोशिश। दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाए, गिरफ्तारियां हुई, जमानतें हुई और मीडिया पर इल्जामात की बारिश होती रही। लेकिन बात कहां रुकने वाली थी? एक्शन का रिएक्शन अभी बाकी था। 9 मई को रियासी इदारों पर हमले के इल्जाम में तहरीक इंसाफ के 100 से ज्यादा रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद सुना दी गई। इनमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, सेनेटर शिबली फराज, जरताज कुल, सेनेटर एजाज चौधरी, रुकने कौमी असम्बली मंसूर अहमद चट्ठा, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्छर, साबिक वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा शामिल। ये तमाम रहनुमा 9 मई को तशद्दुद और रियासती इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात में मुजरिम करार दिए। सजा पाने वालों में दर्जनों तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी और कुछ दीगर अफराद को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दी। तहरीक इंसाफ का आपका मौक़िफ़ भी सुन लीजिए। उनका मानना यह है कि यह सरासर नाइंसाफी और जुल्म है, जबकि हुकूमत का कहना है कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुजरिमों को बहुत पहले सजा मिल जानी चाहिए। इस वक्त भी 9 मई से मुतल्लिक कई मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनमें इमरान खान, तहरीक इंसाफ के दीगर कई रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनों को नामजद किया गया है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान 9 मई से मुतल्लिक अक्सर मुकदमात के फैसले सामने आ जाएंगे और वर्कर्स को सजाएं सुना दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खदशा है कि उनमें अक्सरियत को सजाएं सुनाई जाएंगी, जिसके नतीजे में न सिर्फ इमरान खान को तवील अरसे के लिए जेल में रखा जा सकेगा, बल्कि पार्टी को सियासी तौर पर भी शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है, क्योंकि इसके कई अरकान कौमी
اور صوبائی اسمبلی ان مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر انہیں بھی سزائیں سنائی جاتی ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف کو مزید نقصان ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو بھی مقدمات کا سامنا ہے، اور اگر علی امین گنڈا پور کو سزا ہوئی تو کے پی صوبے میں تحریک انصاف کی اپنی حکومت کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے بیشتر رہنماؤں اور پارلیمانی ارکان کو ان خطرات کا بخوبی اندازہ تھا، اسی لیے ان کا خیال تھا گزشتہ 3 سالوں میں تحریک اور احتجاج کرنے کی بجائے حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے، کیونکہ ان مظاہروں نے پارٹی کو نقصان اور مشکلات کے سوا کچھ نہیں دیا۔ لیکن خان صاحب نے اس رائے کو مسرد کر دیا، جو کہ ہمیشہ سے اس رائے کو مسرد کرتے آئے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات صرف فوج سے ہوں گے، اور جب فوج کی طرف سے کسی دلچسپی کا اظہار نہ ہوا تو انہوں نے اعلان کر دیا اب کسی سے بھی مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف اور صرف احتجاج ہوگا اور تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے اپنی جماعت کے کسی بھی رہنما کی بات نہ سنی اور واضح طور پر کہا کہ احتجاج اور تحریک کا نقطہ عروج 5 اگست کو ہوگا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ نہ کہیں احتجاج نظر آ رہا ہے، نہ تحریک کا کوئی وجود دکھائی دے رہا ہے، اور تحریک انصاف کا 5 اگست کا انقلاب زبانی کلامی تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف مسلسل غلطیوں پر غلطیاں کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں نہ تو اسے کچھ حاصل ہو رہا ہے اور نہ ہی ان کے اوپر مشکلوں کے پہاڑ کم ہو رہے ہیں۔ بلکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف بتدریج غیر متعلقہ اور بے اثر ہوتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی تحریک انصاف کا مستقبل کئی عوامل پر منحصر ہے اور فی الحال ایک غیر یقینی دور سے گزر رہی ہے۔ پارٹی کی تنظیمی قوت، بیانیہ اور قیادت کو شدید دھچکا لگا ہے، جس سے یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ جلد حکومت سازی کی پوزیشن میں آ سکیں گے۔ تحریک انصاف روز بروز کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اب بھی عوامی سطح پر قابل ذکر سپورٹ موجود ہے، خاص طور پر نوجوان طبقہ ان کے ساتھ جڑا ہے، شہری علاقوں میں ووٹرز ان کے ساتھ ہیں، سوشل میڈیا پر بھی تحریک انصاف کا اچھا خاصا اثر و رسوخ موجود ہے، لیکن پارٹی پر خطرات بے شمار ہیں۔ جیسا کہ پارٹی پر کریک ڈاؤن جاری رہا تو تنظیمی ڈھانچہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر عمران خان کو طویل مدت کی نااہلی یا سزا ہوئی تو قیادت کا خلا مزید گہرا ہوگا۔ فنڈنگ کیس، آفیشل سیکریٹس ایکٹ اور دیگر مقدمات پارٹی پر مزید دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اب 5 اگست گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے رہنما آج بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ 5 اگست کے لیے جو تحریک اٹھنی تھی اس میں کارکنان کیوں نہیں آئے، اور اس معاملے کے اوپر دوبارہ پی ٹی آئی کے قائدین عمران خان سے بحث مباحثہ کرنے جا رہے ہیں یا ان سے اگلا لائحہ عمل لیں گے کہ آئندہ ہمیں کیا احتجاج کی سیاست کو ہی برقرار رکھنا ہے یا کہ مذاکرات کی راہ اپنانی ہے۔